नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इतिहास के बारे में। लेखपाल की आपकी परीक्षा होने वाली है और उसमें इतिहास 5 नंबर का पूछा जाएगा और साथ ही साथ आयोग ने पूरा सिलेबस मेंशन किया है कि वो कहाँ-कहाँ से सवाल पूछेगा। सबसे पहली बात तो आपको पूरे इतिहास की समझ होनी चाहिए। दूसरी बात, उसने कुछ टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं जैसे सामाजिक व्यवस्था किसी भी काल की कैसी थी, चाहे प्राचीन काल हो, मध्यकालीन भारत हो या फिर आधुनिक भारत हो। इसके अलावा वहाँ का आर्थिक इतिहास कैसा था? वहाँ का सांस्कृतिक इतिहास कैसा था? सांस्कृतिक समाज कैसा था? सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? यहाँ से सवाल पूछे जाएँगे। जैसे मैं अगर मौर्य काल की बात करूँ, तो मौर्य काल का सामाजिक जीवन कैसा था? ठीक है? तो इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इसको शुरू करने से पहले मैं 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ। अगर आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसका बैच हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन की लिंक कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में। तो ये बैच है, अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप KD25 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्लास नोट्स, टाइप्ड नोट्स और साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी दिए जाएँगे। 100 दिनों का कोर्स प्रोग्राम है, आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें जितना भी सिलेबस आपका दिया गया है, वो सारा का सारा कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे भारत में आपदा प्रबंधन, यहाँ से 10 नंबर के सवाल आएँगे आपदा प्रबंधन और एनवायरनमेंट से। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट है। एक-एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जैसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। आपदा क्या होती है? NDMA, SDMA, NDRF, SDRF, अधिनियम 2005, ठीक है? आपदा संबंधी समस्याएँ, आपदा न्यूनीकरण, ये प्रयास कहाँ-कहाँ किए जा रहे हैं, कैसे-कैसे किए जा रहे हैं, भारत की स्थिति क्या है आपदा के क्षेत्र में। तो इन टॉपिक्स को और बेहतर समझने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन में आ सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, ठीक है? ये भी आपका पूछा जाएगा, हालाँकि ये 10 नंबर का ही आएगा। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जैसे पर्यावरण संबंधी जो सामान्य ज्ञान हो सकता है, आयोग ने जितना दिया है, वो सारा हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से, भारत का संपूर्ण इतिहास। सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे मौर्य काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, इसके अलावा महिलाओं की क्या स्थिति थी, शूद्रों की क्या स्थिति थी, ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और यही है मौर्यकालीन सामाजिक जीवन, ठीक है? इनको इस इन टॉपिक्स को और डिटेल में करना हो तो आप बैच से जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पर और डिटेल में आप चीज़ों को समझ सकें। चलिए शुरुआत करते हैं सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन में अगर आप मौर्यकाल में जाएँगे, तो मौर्य समाज उस समय 4 वर्णों में विभक्त था, 4 वर्ण। यहाँ पर रोल महत्वपूर्ण रहता है कौटिल्य साहब का। कौटिल्य साहब के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक गठन का आधार माना था। सवाल आपसे कथन, कारण, निष्कर्ष में भी पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट बना के भी पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णाश्रम व्यवस्था या हम कहें सामाजिक गठन का आधार क्या था? कौटिल्य महाराज के अनुसार। इसके अलावा जो आचार्य चाणक्य थे, उन्होंने वार्ता क्या है? वार्ता वास्तव में उम, ये राज्य की आर्थिक गतिविधि दर्शाता है। वार्ता, याद रखिएगा, ये राज्य की आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर आओ, 2-3 जानकारियाँ मैं आपको देता हूँ, गौर करना। अगर आप प्राचीन धर्मशास्त्र में जाओगे, प्राचीन धर्मशास्त्र में एक तो ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय, क्षत्रिय के अलावा वैश्य। प्राचीन धर्मशास्त्रों में इन 3 लोगों को आर्य कहा गया है, आर्य, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप अर्थशास्त्र पुस्तक में आओगे, अर्थशास्त्र ये किसकी है? ये है चाणक्य साहब की, चाणक्य यानी कि कौटिल्य की। तो अर्थशास्त्र में शूद्रों को म्लेच्छों से अलग रखा गया है। इसके अलावा मैं शब्द डिस्कस कर रहा था आपसे, वार्ता। ये वार्ता क्या है? ये वार्ता वास्तव में अगर आप मौर्य काल में जाओगे, तो ये राज्य की आर्थिक गतिविधि हुआ करता था, आर्थिक गतिविधि। अब एक सवाल यहाँ से बड़ा शानदार पूछा जाता है एग्ज़ाम में आपके कि ये जो वार्ता है ना, वार्ता, चूँकि ये राज्य की आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि यानी पैसा कहाँ से आएगा? लोग रोज़ी-रोटी कहाँ से कमाएँगे? आर्थिक गतिविधि के 3 स्तंभ बताए गए हैं, 3 स्तंभ हैं मौर्य काल में। कौन-कौन से हैं? सबसे पहला स्तंभ है कृषि। मौर्य काल में सबसे ज़्यादा जो आबादी थी, वो सामाजिक आबादी, वो कृषि कार्यों में संलग्न थी। इसके अलावा पशुपालन होता था, पशुपालन करके लोग पैसा कमाते थे, अपनी आजीविका का निर्वहन करते थे। इसके अलावा
अपनी आजीविका चलाते थे। इसके अलावा तीसरा जो इसका स्तंभ है, वो है वाणिज्य। वाणिज्य कह लो या फिर व्यापार कह लो। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में वार्ता के कितने स्तंभ थे? याद रखिएगा। वापस आओ, ये है वार्ता। वार्ता में क्या आ रहा है? वार्ता में आ रहा है कृषि, व्यापार और साथ ही साथ पशुपालन। व्यापार कह लो या वाणिज्य कह लो, ठीक है? और आगे बढ़ो। अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों की स्थिति क्या थी? क्या उस समय शूद्रों की स्थिति अच्छी थी? क्योंकि मैंने आपको इतिहास में बताया था, अगर आप लगातार पढ़ रहे होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद मैंने आपको ऋग्वैदिक काल, पूर्व ऋग्वैदिक काल, उत्तर ऋग्वैदिक काल, इनके सब के बारे में बताया था। तो आगे जैसे-जैसे समाज बढ़ता गया, इसी बीच में हमने आपको पढ़ाया था अहिंसा आधारित नास्तिक धर्म दर्शन, जैसे बौद्ध आए, भगवान बुद्ध आए, महावीर आए और भी कई सारे धर्म दर्शन आए थे, ठीक है? जो कि नास्तिकता पर आधारित थे, आस्तिकता पर नहीं। उन्होंने वेदों को ठुकरा दिया था। इसके अलावा तो कहीं न कहीं जब हम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे, तो शूद्रों की स्थिति दयनीय होती चली जा रही थी और इनका शोषण बढ़ता चला जा रहा था। अब ऐसी स्थिति में सवाल आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना के या कथन कारण बना के कि अर्थशास्त्र में शूद्रों की स्थिति पर नज़र डालिए, या कौन-सा कथन सही है? क्या उस समय शूद्रों की स्थिति अच्छी बताई गई है अर्थशास्त्र में? हाँ, बिल्कुल सही है। शूद्रों की स्थिति अच्छी थी अर्थशास्त्र के आधार पर। कैसे पता कि इनकी स्थिति अच्छी थी? इन्हें कुछ अधिकार प्राप्त थे, जैसे सेना में भर्ती हो सकते थे ये, इनको संपत्ति रखने का अधिकार था। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, ठीक है, शूद्रों की स्थिति अच्छी थी। इनको और भी कई सारे अधिकार मिले थे, जैसे कृषि योग्य भूमि ये खरीद सकते थे। तो इन अधिकारों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में इनकी स्थिति को बेहतर बताया गया है, क्योंकि ये सारे के सारे अधिकार इनको प्रदान किए गए थे। साथ ही साथ इसी दरमियान वर्ण संकर जातियों का उदय होता है। ये वर्ण संकर क्या है? इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया है अपने हिस्ट्री बैच में, लेखपाल में। खैर, ये तो बात आप समझ गए शूद्रों की स्थिति के बारे में, मौर्यकालीन सामाजिक जीवन में। अब आ जाओ ज़रा मेगस्थनीज साहब के पास पहुँचो। मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक है, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। भारतीय समाज के बारे में इन्होंने गहनता से विचार किया है और उसमें अपनी पुस्तक में ज़िक्र भी किया है। मेगस्थनीज कहते हैं कि मौर्य काल में जो भारतीय समाज था वो 7 वर्गों में विभाजित था। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है कि मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? आप बताओगे 7। 7 वर्ग कौन से हैं? एक दार्शनिक वर्ग था, कृषक वर्ग था। आपसे पूछा जाए मेगस्थनीज के अनुसार जो सप्तवर्गीय समाज है, इसमें सबसे बड़ा समाज कौन-सा था? आबादी के आधार पर। आबादी के आधार पर सबसे बड़ा जो समाज था, वो था कृषक वर्ग। यही समाज का सबसे बड़ा वर्ग है, याद रखिएगा। इसके अलावा पशुपालन, शिकारी, ये भी एक वर्ग था। कारीगर, शिल्पी और व्यापारी, ये भी एक वर्ग था। योद्धा और सैनिक। इसके अलावा निरीक्षक यानी कि गुप्तचर। साथ ही साथ सभासद, पार्षद, मंत्री, ये सबसे छोटा वर्ग हुआ करता था। ठीक? तो यहाँ से 2 सवाल बनते हैं, 2 नहीं बल्कि 3 सवाल बड़े शानदार बनते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 7। इन 7 वर्गों में सबसे बड़ा वर्ग कौन था? कृषक। और कृषक के अलावा सबसे छोटा वर्ग कौन-सा था? तो सभासद। अब यहाँ पर आओ, मैं 2-3 बातें आपसे थोड़ी-सी डिस्कस कर लूँ, गौर करना। मेगास्थनीज का मेगास्थनीज का सप्तवर्गीय समाज, ठीक है? मेगास्थनीज साहब का जो सप्तवर्गीय समाज है, इसमें एक वर्ग है 7वाँ, ये है सभासद वर्ग। सभासद वर्ग। अब ज़रा गौर करना। हुँ, अब इसमें ज़रा यहाँ पर आओ, 2-3 बातें याद रखना। सभासद वर्ग, इसमें कौन से लोग आते थे? दरअसल इसमें कुछ अधिकारी आते थे, जैसे कर निर्धारण करने वाले अधिकारी। इसके अलावा यहाँ पर आते थे जनपद अधिकारी। जनपद अधिकारी को इसी में शामिल किया गया था। इसके अलावा नगर अधिकारी को इसी में शामिल किया गया था और साथ ही साथ युद्ध के नायक को इसमें शामिल किया जाता था। और भी कई सारे अधिकारीगण होते थे, जो इस वर्ग में शामिल होते थे। याद रखिएगा। इसके अलावा मेगस्थनी साहब ने जो सप्तवर्गीय समाज बताया है, इसमें एक समाज था कृषक, सॉरी एक वर्ग था कृषक, एक वर्ग है कारीगर और एक वर्ग है व्यापारी, ठीक है? कृषक, कारीगर और व्यापारी। मेगास्थनीज ने कहा है अपने स्रोत में
कि भाई ये जो कृषक, कारीगर और व्यापारी है, चूँकि 7 वर्ग हैं, इन 7 वर्गों में 3 वर्ग हटा दो। कृषक को हटा दो, कारीगर को हटा दो, व्यापारी को हटा दो। ये 3 वर्ग सैनिक कर्तव्य नहीं करते थे, अर्थात इन्हें सैनिक कार्यों से इन्हें मुक्त रखा गया था, मुक्त थे। स्मरण रखिएगा, आपसे सवाल पूछ सकता है कि मेगस्थनीज का सप्तवर्गीय समाज में कौन से वर्ग हैं जिन्हें सैनिक काम से निवृत्त किया गया था, अर्थात ये सैनिक कार्य नहीं करते थे और बाकी सबसे सैनिक कार्य लिए जाते थे। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? इसके अलावा एक बात और याद रखो, म्लेच्छ जाति, आप अगर इतिहास लगातार पढ़ रहे होंगे हमारे लेक्चर्स को, तो इस शब्द को हमने डिस्कस किया था। म्लेच्छ जाति ये क्या है? ये वन में रहने वाली जनजाति थी। तो फिर आठवीं कौन था? आओ जरा समझते हैं। तो आई होप यहाँ से आप बातें समझ गए होंगे मेगास्थनीज का सप्तवर्गीय समाज सिद्धांत। ठीक है, और आगे बढ़ो। उस समय ब्राह्मण का सामाजिक जीवन कैसा था? अभी मैंने आपको शूद्र की स्थिति बताई, आचार्य चाणक्य के आधार पर, अर्थशास्त्र के आधार पर शूद्रों की स्थिति ठीक थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, ब्राह्मणों की स्थिति क्या हुई? चूंकि ब्राह्मण अ, ये श्रेष्ठ माने जा रहे थे प्राचीन काल में, तो अभी भी श्रेष्ठ थे। अभी भी ब्राह्मण सबसे ज्यादा सम्मानीय था, लेकिन इनके विशेषाधिकारों की धीरे धीरे कटौती हो रही थी। मौर्य काल में आते आते सम्मानीय तो था, सबसे ऊपर था, लेकिन इनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अभी भी इनको धर्म कार्य के बदले कुछ भूमि दी जाती थी और ये कर मुक्त भूमि होती थी जिसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, याद रखो। अब यहाँ पर कुछ फैक्चुअल डेटा दिए हैं, इन डेटा को आप याद रखोगे। जैसे कौटिल्य ने 16 मिश्रित जातियों का उल्लेख किया है, इन्हें अंत्यवासी कहा जाता था। ठीक, चांडाल और श्वापक यानी कुत्ते पालने वाले को भी अंत्यवासी की श्रेणी में ही रखा गया था। अर्थशास्त्र में वन में रहने वाली जो जनजातियां थीं उन्हें म्लेच्छ जाति कहा जाता था और साथ ही साथ वन में रहने वाली जो असभ्य जनजातियां थीं उन्हें आटविक भी कहा जाता था। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चूंकि सामाजिक जीवन, आपको आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, यही टॉपिक्स हैं जिन पर ज्यादा कमांड करनी है। हालांकि पढ़ना तो पूरा है, उसने आयोग ने इतिहास आपको पूरा दे दिया है, लेकिन जहां पर फोकस ज्यादा करना है उनको मेंशन भी कर दिया गया है। अब आगे बढ़ो जरा। मौर्य काल में दास प्रथा देख लो। मौर्य काल में दास दास प्रथा थी क्या? यहाँ पर दो स्रोत हैं। यूनानी स्रोत क्या कहता है? यूनानी स्रोत का मतलब मेगास्थनीज, मेगास्थनीज बाबा क्या कहते हैं और चाणक्य बाबा क्या कहते हैं, इन दोनों के बारे में आओ जरा समझते हैं। तो यूनानी स्रोत भी हमारे पास मौजूद है। तो यूनानी स्रोत दास प्रथा के बारे में क्या जानकारी देते हैं, और भारतीय स्रोत भी हमारे पास मौजूद है। तो भारतीय स्रोत दास प्रथा के बारे में क्या जानकारी देते हैं, आओ जरा समझते हैं। सबसे पहले यूनानी स्रोत। यूनानी स्रोत कहते हैं कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। इस काल में? मौर्य काल में। मौर्य काल में यूनानी स्रोत दास प्रथा को नकारते हैं। अब यूनानी स्रोत में कौन आता है? मेगास्थनीज आता है और स्ट्रैबो आता है। यानी मेगास्थनीज और स्ट्रैबो के अनुसार दास नहीं थे। लेकिन भारतीय स्रोत में जब आप आते हो, त्रिपिटकों में 4 प्रकार के दासों का वर्णन है। याद रखिएगा, त्रिपिटक में 4 प्रकार के दास का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन है। ये सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, ये सामाजिक व्यवस्था को ही दर्शा रहा है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दास हैं? 9। और त्रिपिटक में 4 प्रकार के। अच्छा, अर्थशास्त्र में एक खंड है, अर्थशास्त्र, ये आचार्य चाणक्य की है। इसी में खंड है जिसका नाम है दासकल्प। इसी दासकल्प में वर्णन किया गया है कि 9 प्रकार के दास हुआ करते थे। इसके अलावा तो ये दास हैं कौन? दासों के प्रकार देख लो, 9 प्रकार। एक होता था उदरदास। उदरदास यानी कि उदर का मतलब होता है पेट। ऐसा दास जो पेट के लिए काम करता था, यानी कि मात्र भोजन के बदले में ये दास बन जाता था और कहता था कि मालिक पेट का सवाल है, आप 2 रोटी दे दो, तो हम आप जो कुछ भी करवाना चाहो करवा लो मुझसे। तो कुल मिला के ये भोजन के बदले में दास बन जाते थे, रोटी के बदले में। इसीलिए इनको कहते हैं उदर दास, यानी पेट के लिए बना दास। ठीक है, पेट के लिए बना दास। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में लिखा है दंड प्रणीत दास। दंड जिसे मिल चुका हो, ऐसा दास, यानी राज्य की ओर से दिए गए दंड के उपरांत बना दास, इसे कहते हैं दंड प्रणीत दास। साथ ही साथ दयागत दास किसे कहते हैं? दयागत दास होता था उत्तराधिकारी में मिला हुआ दास। याद रखिएगा, आपसे मैचिंग कराने के लिए भी सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं। लब्ध दास किसे कहते हैं? ये उपहार में मिला हुआ दास होता था।
उपहार में दे दिया कि भाई उस समय यही उपहार चलते थे। अब काँच के बने हुए अच्छे-अच्छे अ सामान तो होते नहीं थे कि पता चला किसी का बर्थडे है, बर्थडे में मार्केट से कोई अच्छी चीज़ खरीदी और दे दी। उस समय बाज़ार भी ज़्यादा विकसित नहीं थे। उस समय केवल और केवल यही था कि हमारे पास एक आदमी है, दास है, बढ़िया काम करता है और मैं किसी की पार्टी में गया, तो मैंने कहा कि यार ये मेरे पास दास है, ये अच्छा काम करता है, अब इसको मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इससे ज़बरदस्त काम ले लो। ठीक? उपहार में मिले हुए दास ये कहलाते थे लब्ध दास। खरीदे गए दास इन्हें कहते थे कृत दास और घर में जन्मे दास ये ग्रही ये कहलाते थे ग्रहे जात दास। साथ ही साथ ऐसे दास जो स्वयं को बेचकर बनते थे, यानी स्वयं को बेचकर बना हुआ दास कहलाता था आत्मविक्रयी। स्वयं को बेच दिया ऐसा दास कहलाता है आत्मविक्रयी। अस्थाई दास कौन होते थे? इन्हें कहते थे अहितक दास। साथ ही साथ राजनैतिक रूप से बनाए गए दास, यानी कि बेड़ियां डाल दी गई। युद्ध राजा लड़ने गया, वहां पर जैसे सपोज करो ये क्षेत्र है, एक ये राजा गया यहाँ पर युद्ध लड़ने, इस क्षेत्र को जीत लिया, तो कुल मिला के इसका जो ध्वज है, वो ध्वज इसने इस क्षेत्र में गाड़ दिया। अब इसके अंडर में जो भी आ गया दास वो हो गया ध्वज ध्वजाहत दास। ऐसा दास जो राजनैतिक रूप से बना हो, ठीक है? यानी राजनैतिक रूप से बंदी बनाया गया दास कहलाता था ध्वजाहत दास। और आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, अशोक विवराह शिलालेख संख्या 9 में दास और भृतक का उल्लेख मिलता है। इस शब्द को याद रखना। अशोक का शिलालेख संख्या कौन सा है? 9 है। इसी में मिलता है उल्लेख दास का। ठीक है? तो ये तो बात हो गई दासों की कि भाई दास थे या नहीं थे उस समय के समाज में। तो जवाब मिला हाँ थे दास। अब और आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी और विवाह की क्या स्थिति थी? आओ जरा समझते हैं। मौर्य काल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ले आएंगे कौटिल्य साहब को। तो कौटिल्य बाबा से पूछो कि महाराज जी बताइए उस समय आप ही थे, हम तो थे नहीं। और कौटिल्य साहब से पूछो, कौटिल्य साहब कहते हैं कि देखो हमारे ज़माने में यानी कौटिल्य साहब के ज़माने में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। ये कौटिल्य साहब ने बताया है। कितने प्रकार के? 8। याद रखिएगा, कौटिल्य ने कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है? अट्ठे 8। अच्छा, अभी आप आजकल तो रेडियो वगैरह नहीं सुनते होंगे, चूँकि मोबाइल का ज़माना है। इससे पहले जब आपके हाथ में मोबाइल नहीं होगा, तो रेडियो पे एक गाना बजता था, बिटिया की शादी 18 और बेटे की शादी 21 साल के बाद। इससे पहले की शादी है कानूनन अपराध। लेकिन अच्छा आचार्य चाणक्य उस समय क्या कहते थे? ये अपनी प्रजा से कहते थे कि बिटिया की शादी 12 और लड़के की शादी 16 साल के बाद, उससे पहले की शादी है कानूनन अपराध। यानी कि कौटिल्य साहब ने ये कहा है कि भैया 8 प्रकार के विवाह करो, यानी 8 प्रकार के विवाहों का हम वर्णन करते हैं। वर की उम्र 16 साल होनी चाहिए, वधू की उम्र 12 साल होनी चाहिए। याद रखिएगा। अच्छा, ये तो हो गई बात विवाह की। तो कौटिल्य साहब ने विवाह हो जाए इसके बाद मान लो नहीं जम रही है, उसके लिए भी तो कुछ सुझाव दिया होगा? हाँ, दिया है। कौटिल्य साहब कहते हैं कि विवाह एक समझौता है। समझौता है मतलब बर्डन नहीं है कि आप रहो ही रहो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा है कि देखो ये एक समझौता है। तलाक अगर आप चाहते हैं तो उसकी हम अनुमति देते हैं, तलाक की अनुमति है, ले सकते हो। इसके अलावा विवाह विच्छेद यानी तलाक को चाणक्य साहब ने मोक्ष का दर्जा दिया है। पुनर्विवाह नियोग की भी अनुमति थी उस समय, ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उस समय के सामाजिक व्यवस्था की। और आगे बढ़ो। कुछ शब्दावलियाँ हैं महिलाओं के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जैसे सूर्यम पश्या, एक ऐसी स्त्री जो सूर्य को न देख पाती हो। सूर्य को न देखने वाली स्त्री सूर्यम पश्या थी। अनिष्कासिनी, जो घर से न निकले। समाज में पर्दा प्रथा थी। इससे ये पता चलता है, इससे समझो, अगर आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में अनिष्कासिनी शब्द का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है जो घर से न निकले। इसका मतलब क्या है? इसका कारण क्या समझ में आ रहा है? कथन कारण ऐसे ही सवाल बनाए जाते हैं। जो घर से ना निकले, मतलब क्या है? मतलब ये है कि घर में कहीं न कहीं वो रहती होगी, तो इससे ये पता चलता है कि पर्दा प्रथा उस समय व्याप्त होगी। ठीक? ब्रह्मवादिनी, जो स्त्री अपना सारा जीवन धर्म ग्रंथों में लगाती है, उसे कहते हैं ब्रह्मवादिनी। पुनर्भूः, पुनर्विवाह करने वाली स्त्री।
उसे कहते हैं पुनर्भू। रूपाजीवा क्या है? स्वतंत्र रूप से अगर कोई वैश्यावृत्ति करती है, उसे कहेंगे रूपाजीवा। ये अर्थशास्त्र में वर्णित शब्द हैं, याद रखिएगा। बंधिक पोषक किसे कहा जाता है? वेश्याओं का संगठन का जो अध्यक्ष होता था, एक वेश्या, दो वेश्या, तीन वेश्या, ऐसे करके एक बना लिया वेश्याओं का संगठन। अब इस संगठन का अध्यक्ष बन गया कोई, है ना? जैसे एक मूवी आई थी, मुझे याद, जस्ट वेट, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। चलो नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसमें बंधिक पोषक यानी वेश्याओं के संगठन का जो अध्यक्ष होता था, उसे कहा जाता था बंधिक पोषक। वेश्या रूपा किसे कहते थे? एक ऐसी वेश्या जो मदिरा परोसती थी। ठीक है? अब यहाँ से एक बात समझ में आ रहा होगा, कथन कारण ऐसे ही तैयार करते चलो, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार का अगर सिलेबस लेखपाल में डाला गया है, तो कथन कारण के सवाल संभावना है कि वो डाले। अब मुझे बताओ, अगर वेश्या मदिरा परोस रही है, तो इसका मतलब क्या है? किसके लिए परोसती होगी? पुरुष होगा, बैठा होगा आराम से, ये बैठा है पुरुष, ये महिला आई मदिरा लेके, अब इसके सामने प्याले में परोस दी, है ना? मदिरा इसमें डाल दी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि वो जो समाज था मौर्य समाज, वो पुरुष प्रधान होगा। ठीक है? वो कहीं न कहीं पुरुष प्रधान की हमें झलक देखने को मिलती है। पेशल रूपा क्या है? ऐसी वेश्या जो मदिरा परोसती थी, और उस समय का जो समाज था, वो कहीं न कहीं पुरुष प्रधान होने की ओर इशारा करता है। इसके अलावा क्या मौर्य काल में सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं? आओ ज़रा इसे भी समझ लें। देखो, मौर्यकालीन स्रोतों में सती प्रथा के प्रमाण नहीं मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना, अगर आपसे स्टेटमेंट में दे दे, पहला स्टेटमेंट, मौर्य काल में सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, भारतीय स्रोतों के अनुसार मौर्य काल में सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। इसमें कौन सही होगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। मौर्य काल में सती प्रथा के प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन भारतीय स्रोत में नहीं, दूसरे स्रोतों में मिलते हैं। देखो, मौर्य काल में स्रोतों में अनुपस्थित है, यानी भारतीय स्रोतों में, कि भाई सती प्रथा नहीं होती थी। लेकिन जो यूनानी स्रोत हैं, वो स्रोत कहते हैं कि सती प्रथा होती थी। इसका एक जिक्र भी है। जिक्र ये है कि उत्तर-पश्चिम सीमा में ईरान के आसपास के क्षेत्र में एक सैनिक की मृत्यु हो गई थी युद्ध के दौरान। कहते हैं कि उसकी पत्नी ने सती प्रथा को स्वीकार कर लिया था, अर्थात वो सती हो गई थी। इससे हमें प्रमाण ये मिलता है कि मौर्य काल में उस समय सती प्रथा थी। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब और आगे बढ़ो ज़रा। भारतीय स्रोतों में सती प्रथा का पहला पुरातात्विक प्रमाण कब मिलता है? गुप्त काल में। ये है ऐरण अभिलेख 510 ईस्वी में, यहाँ पर सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। लेकिन यूनानी स्रोतों के पास जाओगे, मौर्य काल में ही सती प्रथा के प्रमाण मिल जाते हैं। ठीक है? इसलिए क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में बहुत ध्यान से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है। अब आगे बढ़ो जरा। ये लिखा है नियोग प्रथा। नियोग क्या है? नियोग है विधवा स्त्री के द्वारा वैकल्पिक जीवन साथी से पुत्र प्राप्त करना। अब जैसे सपोज करो, ये कोई महिला है, ठीक है? ये महिला है और इसने शादी करी है इस पुरुष से। उस समय, चूंकि उस समय का जो समाज था वो युद्ध प्रिय समाज था। युद्ध प्रिय मैंने क्यों कहा? क्योंकि उस समय आए दिन आक्रमण हुआ करते थे, राजा युद्ध पे जाया करते थे। टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि यहाँ बैठे-बैठे साइबर वार कर दिया या फिर बम फेंक के मार दिया। तलवार, कुल्हाड़ी, तीर कमान, इनसे सबसे युद्ध होते थे। तो पुरुष ज़्यादा इनकी मृत्यु होती थी। भाई अगर जा रहा है, बड़ी-बड़ी सेना लेके राजा निकलते थे, तो ऐसी स्थिति में जो प्यादे होते थे, उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। अब ये महिला बैठी है घर में, पुरुष मर चुका है। इसके लिए भई इसका जीवन तो दुखमय हो गया। अब सपोज़ करो इसका पुत्र नहीं है, तो इसका बुढ़ापा कैसे कटेगा? बुढ़ापा कैसे कटेगा? तो उस समय समाज में ये छूट दी गई थी कि वो चाहें तो वैकल्पिक जीवन साथी का इस्तेमाल करके वो पुत्र प्राप्त कर सकती थी। ठीक है? कौन-सी स्त्री? विधवा स्त्री। इसी प्रथा को कहते हैं नियोग प्रथा, उस समय थी। और आगे बढ़ो ज़रा। उस समय का सामाजिक जीवन का खान-पान, वेशभूषा कैसी थी? देखो, पूरा मौर्यकालीन समाज हालाँकि मांस भी खाता था और शाक भी खाता था, लेकिन जो बहुतायत आबादी थी, वो शाकाहारी थी। सामान्यतया शाकाहारी को प्राथमिकता दी जाती थी। और यूनानियों के अनुसार भारत का जो प्रमुख भोजन था, वो भात था। याद रखो, महत्वपूर्ण है।
यूनानियों के अनुसार मौर्य काल का जो प्रमुख भोजन है वो भात है। कुछ शब्दावलियां हैं जैसे औदानिका किसे कहते हैं? ये चावल दाल पकाने वाले जो शख्स होते थे औदानिका कहलाते थे। आपूपिका रोटी पकाने वाले होते थे। साथ ही साथ इस शब्द को पकड़ना जरा, ये लिखा है नीवी परिधान। नीवी परिधान ये क्या है? स्तनों को ढकने के लिए महिलाएं जिस वस्त्र का इस्तेमाल करती थीं उसे कहते हैं नीवी परिधान। यानी महिला अपने सीने को छाती को छिपाने के लिए इस वस्त्र का इस्तेमाल करती थी। साथ ही साथ पगड़ी भी उस समय के लोग पहना करते थे। ठीक है? अच्छा, आजकल तो आप लोग देखते होंगे कि आपके हाथ में मोबाइल है बड़ा-सा और लगातार आप देखते भी होंगे, ये रहा मोबाइल और ये रहा लड़का और ये लगातार इसको स्क्रॉल किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है अर्थात मोबाइल क्या है? मोबाइल है एक मनोरंजन का साधन। उस समय विज्ञान प्रौद्योगिकी इतनी हाईटेक थी नहीं कि मौर्य काल में हर व्यक्ति मोबाइल से हेलो-हेलो करते घूम रहा है। फिर उस समय के लोग मनोरंजन कैसे करते थे? देखो, मनुष्य काफ़ी पीड़ित आदमी है। जानवरों में अगर सबसे कोई दुखी है, तो वो मानव ही है। मनुष्य को हर समय चाहिए मनोरंजन, ताकि चूँकि इसका मन कहीं लगता नहीं है, तो फिर मन को एकाग्र रखने के लिए उसे मनोरंजन या हम कहें उसे कुछ न कुछ करते रहना आवश्यक होता है। हालाँकि मन उससे भी एकाग्र नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस भ्रम में आ जाता है कि हम कुछ न कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पर मौर्य काल में मनोरंजन के क्या साधन थे? अर्थशास्त्र में कुछ मनोरंजक वर्गों का ज़िक्र है। जैसे गौर करना, उस समय जो जादूगर होते थे, वो कुटक कहलाते थे। यानी कुटक वर्ग एक ऐसा वर्ग था, जो तत्कालीन समाज को जादू दिखाता था और उससे अपनी रोज़ी-रोटी कमाता था। वाट ये वर्ग क्या था? ये ये दरअसल जो वाट होते थे, ये जंतु आलय होते थे। राज्य द्वारा बनाए जाते थे, जैसे आज के चिड़ियाघर समझते हो? चिड़ियाघर में शेर आया, हाथी आया, भालू आया, बंदर आया और फिर हम लोग उसे देखने के लिए पहुँच जाते हैं। हालाँकि बंदर भी हमें और आपको देख के हँसता है कि अच्छे मूर्ख आदमी हैं, हमको देखने आ रहे हैं, है ना? तो ख़ैर, क्या उस समय भी चिड़ियाघर हुआ करते थे? हाँ, उस समय चिड़ियाघर हुआ करते थे जंतु आलय, पशु-पक्षियों के लिए और ये वाट कहलाते थे, याद रखो। आपने देखा होगा वर्तमान में भी आजकल भी एक बड़ा-सा ऐसे स्टैंड लगा देते हैं स्टैंड और यहाँ पर एक रस्सी बाँध देते हैं, फिर इसी के ऊपर एक छोटी-सी बच्ची डंडा ले लेती है अपने हाथ में और फिर वो उछलते-उछलते आगे की तरफ बढ़ती है ना? कुछ इसी प्रकार से रस्सी पर नाचने वाले ये प्लवक थे। इसके अलावा तमाशे दिखाने वाले ये कुशीलव थे। पुरुष कलाकार को रंगोपजीवी कहा जाता था और महिला कलाकारा को रंगोपजीवनी कहा जाता था। और विविध प्रकार की जो बोली बोलते थे जैसे मोर की बोली निकाल दी, आजकल भी होते हैं। आमतौर पे आप जादू वगैरह कहीं गाँव क्षेत्र में लगा हो, वहाँ जब आप जाते हो तो कुछ ऐसे जादूगर होते हैं या हम कहें एक मशखरा होता है, जोकर होता है। वो भाँति-भाँति प्रकार की आवाज़ें निकाला करता है। तो मौर्य काल में भी ऐसे कुछ थे, जो मनोरंजन किया करते थे लोगों का। विविध प्रकार की बोली बोलने वाले वाग्जीवन कहलाते थे, ठीक है? तो ये है मौर्य समाज और आगे बढ़ो, उस समय शिक्षा व्यवस्था के बारे में देख लो। शिक्षा का केंद्र उस समय तक्षशिला हुआ करता था। ये बड़ा केंद्र था, लेकिन अन्य केंद्र भी शिक्षा के लिए जाने जाते थे, जैसे उज्जैन, जैसे काशी। साथ ही साथ मौर्यकालीन सामाजिक जीवन आपने देख लिया, ठीक है? और डिटेल में अगर आपको जानना हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके लेखपाल बैच से जुड़ सकते हैं या फिर हिस्ट्री बैच से आप जुड़ सकते हैं। चलो भाई, अब मौर्यकालीन आर्थिक जीवन देख लो। ये शब्द आप ज़रूर याद रखोगे, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वार्ता, ये क्या है? ये वार्ता है, अर्थ को दर्शाता है। अर्थ कहाँ से आएगा? वार्ता मतलब आय के साधन। तो वार्ता के अधीन 3 साधन थे। अर्थात हम कह सकते हैं वार्ता के 3 स्तंभ थे। कौन-कौन से? कृषि, पशुपालन और व्यापार और वाणिज्य। यही वार्ता कहे जाते थे। ठीक है? तो सबसे पहले कृषि को उठा लो, यहाँ पर आओ। कौटिल्य साहब कहते हैं कि कृषि सबसे अच्छा उद्योग है। यानी कौटिल्य जी के अनुसार सबसे अच्छा उद्योग क्या है? ये है कृषि। और सबसे अधिक जनसंख्या कृषक वर्ग की थी। अगर आपसे पूछे, मैंने आपको मेगास्थनीज का अ, सप्तांग या हम कहें सप्तांग तो नहीं कह सकते हैं, सप्तवर्णी समाज है ना? सप्तवर्णी समाज। सप्तवर्णी समाज के बारे में बताया था। इसमें कृषक जो वर्ग था, ये सबसे बड़ा वर्ग था। बता चुके हैं मैं आपको। तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? कृषक वर्ग की। अब आ जाओ मेगास्थनीज के अनुसार। कृषि के संबंध में मेगास्थनीज क्या कहता है?
मेगास्थनीज कहता है कि किसान वर्ष में 2 फसलें उगाता था। गौर करना। अच्छा, सवाल ये आया कि भाई किसान 2 फसलें उगा रहा है तो क्यों? ऐसा क्यों? मेगास्थनीज कहता है क्योंकि साल में 2 बार वर्षा होती थी। तो अगर साल में 2 बार वर्षा होती थी, सिंचाई का कोई साधन नहीं था, तो फिर कृषि भी 2 बार ये लोग फसलें पैदा करते थे। यानी उस समय तत्कालीन भारत का समाज साल में 2 फसलें पैदा कर रहा है, किसके अनुसार? मेगास्थनीज के। लेकिन आचार्य चाणक्य यहाँ पर मेगास्थनीज को डाँटते हैं, कहते हैं कि यार मेगास्थनीज मूर्ख क्यों बनाते हो? ऐसा नहीं है। कौटिल्य साहब के अनुसार किसान वर्ष में 3 फसलें उगाता था। यहाँ दोनों को याद रखना। मेगास्थनीज के अनुसार 2 फसलें और कौटिल्य साहब के अनुसार 3 फसलें। ज़रा देखो, ये 3 फसल क्या है? मतलब क्या है? कौटिल्य साहब कहते हैं, चावल की फसल सर्वोत्तम थी, ठीक है? इसकी कुछ किस्में हैं जैसे दारक, वरक, ये किस्में हैं। ईख की निकृष्ट फसल मानी जाती थी। ईख यानी कि गन्ना की फसल, ये निकृष्ट मानी जाती थी उस समय। 3 फसलें कौन-सी हैं जो कौटिल्य साहब ने बताई हैं? एक है हेमंत, ग्रैस्मिक, केदार यानी कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है? आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब और आगे बढ़ो। मौर्यकालीन भूमि व्यवस्था और कर देख लो। गौर करें, समझें थोड़ी-सी बातें। भारतीय स्रोत के अनुसार भूमि ये 2 प्रकार की होती थी। अभी हम यूनानी स्रोत पर नहीं जा रहे हैं, यूनानी स्रोत यहाँ पर हैं, डिस्कस हम लोग आगे करेंगे। यूनानी स्रोत के अनुसार क्या कहा गया है, ये है। यूनानी स्रोत क्या कहता है? अभी हम लोग केवल और केवल डिस्कस करेंगे पहले भारतीय स्रोत क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में। देखो, भारतीय स्रोत कहता है कि भूमि 2 प्रकार की होती थी। तो सवाल ये है 2 प्रकार कौन से? तो पहला प्रकार है राजकीय भूमि और दूसरा प्रकार है निजी प्रकार की भूमि। जो निजी राजकीय भूमि होती थी उसका लगभग 100% पूरा का पूरा राजा ले जाता था। लेकिन जो निजी भूमि होती थी उसमें लोग जब कृषि करते थे तो उसका 1/6 भाग कर के रूप में देते थे। ज़रा इसमें देखो, यहाँ पे इस फिगर को देखना, ये एक है भूखंड, ठीक? गौर करना, ये एक भूखंड है। इस भूखंड में मान लेते हैं ये वाला जो पार्ट है ये है निजी भूमि। जो निजी भूमि है यहाँ पर कोई किसान होगा, ये इसकी खुद की भूमि होगी। ये जब इस पे खेती करेगा तो 1/6 भाग टैक्स देगा। अब ये है जो पूरा क्षेत्र है, ये है राजा के अधीन क्षेत्र, राजकीय भूमि। लेकिन राजकीय भूमि 2 प्रकार से है। 2 प्रकार से कैसे? आओ ज़रा एक एक यहाँ पर फिगर बना के हम आपको बताते हैं। हालाँकि मैंने बैच में आपको डिटेल में बताया हुआ है, गौर करो। राजकीय भूमि, ध्यान से समझना। मान लेते हैं ये एक राजकीय भूमि है, एक ये राजकीय भूमि है। अब यहाँ पर फसल उगानी है, ये फसल है, ठीक? ये फसल है, समझो। राजकीय भूमि ये भी है, टाइप ए और टाइप बी। अब यहाँ पर मान लो राजा ने एक व्यक्ति को बुलाया, जिसका नाम है बल्लू। बल्लू को बुलाया, बल्लू से कहा कि बल्लू, ये हमारा खेत पड़ा है यार, तुम इसमें खेती काहे नहीं करते हो? बल्लू ने कहा कि महाराज जी हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास बैल है नहीं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास हल है नहीं, हम बहुत गरीब हैं महाराज, हमारे पास बीज भी नहीं है, तो हम इसमें खेती कैसे करें? महाराज जी खड़े थे, महाराज जी ने कहा, बल्लू चिंता मत करो, तुम्हारे पास बैल नहीं है ना, हम देंगे तुम्हें बैल। तुम्हारे पास हल नहीं है, हम देंगे तुम्हें हल। तुम्हारे पास बीज नहीं है, हम देंगे तुम्हें बीज। तुम केवल और केवल यहाँ पर अपनी मेहनत लगाओ। क्या लगाओ? केवल मेहनत। और अगर बल्लू इस पे केवल मेहनत लगाता है, हल भी राजा दे रहा है, बीज भी राजा दे रहा है, बल्लू की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ से जो टैक्स दे, वो 75% के आस-पास दे। अर्थात ऐसी भूमि जिस पे बैल, हल, बीज सब राजा दे रहा है और किसान केवल मेहनत लगा रहा है, तो ऐसी भूमि से टैक्स 75% लिया जाएगा। अब ये एक भूमि है। यहाँ पर एक किसान है, ये किसान है कल्लू, मान लेते हैं। राजा ने कहा यार कल्लू, ये जो जगह है, ये हमारी जगह है, क्यों ना तुम इसमें खेती कर लो, तो हमारा भी लाभ हो जाएगा, तुम्हारा भी लाभ हो जाएगा। राजा ने कहा कल्लू से क्या तुम्हारे पास संसाधन है? कल्लू ने कहा हाँ महाराज, हमारे पास बैल है, आप बैल मुझे मत दें,
हमारे पास हल है, आप हल मुझे मत दें, हमारे पास बीज हैं, हम बीज भी लगा देंगे। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा को बैल देना है? नहीं। राजा को हल की व्यवस्था भी नहीं करनी है, राजा को बीज की व्यवस्था भी नहीं करनी है। अर्थात ये जो कल्लू है, ये हल, बीज, बैल सब लगाएगा, साथ ही साथ अपनी मेहनत भी लगाएगा। इस स्थिति में कल्लू कितना? 25% टैक्स देगा। ओह सॉरी, ये कल्लू 50% टैक्स देगा। ठीक? देखो, ये व्यक्ति, ये किसान केवल मेहनत लगा रहा था, तो ये 75% टैक्स दे रहा था। और अगर ये जो किसान है, ये बैल, हल, बीज सब कुछ लगा रहा है, मेहनत भी लगा रहा है, तो ये 50% टैक्स देगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? चलो भाई वापस आओ। तो वही ये पूरा फिगर मैंने आपको बताया था बैच में, ना? कि अगर निजी भूमि है, इसको तो हटा ही दो। ये निजी भूमि है, निजी का मसला ही अलग है। 1/6 भाग टैक्स देगा। लेकिन यहाँ श्रमिक पहला, श्रमिक कैटेगरी 2। पहली कैटेगरी में कौन-सा श्रमिक आया? जिसने बीज, बैल, उपकरण सब कुछ स्वयं लगा रहा है, तो वो टैक्स कितना देगा? 50। दूसरी कैटेगरी का श्रमिक, ये बैल, बीज, उपकरण राजा की तरफ से उपलब्ध कराए जाएँगे, तो ये टैक्स कितना देगा? 75%। और ये जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी, इसे कहते थे सीता। और आगे बढ़ो। और आगे बढ़ो। यहाँ पर देखो, ये मैंने डायग्राम में आपको बताया हुआ है। राजा द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि, ये जो भूमि है, ये पट्टे पर दी जा रही है, ठीक है? ये जो भूमि है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2, ये राजा द्वारा पट्टे पर दी गई है अलग-अलग किसानों को। एक ऐसे किसान को दी गई है जिसके पास सामान है, और एक ऐसे किसान को दी गई है जिसके पास सामान नहीं है, वो केवल मेहनत लगाएगा। तो अब यही यहाँ पर समझो, गौर करना। राजा द्वारा भूमि पट्टे पर जब दी गई है, तो श्रमिक पहला ये क्या करेगा? और श्रमिक ये दूसरा है, सेकंड, ये क्या करेगा? बीज, बैल, उपकरण स्वयं खर्चा अगर उठा रहा है, उपज का 1/2 भाग इस श्रमिक को मिल जाएगा। ठीक? 50% राजा ले जाएगा, 50% ये रख लेगा। इस प्रकार की जो खेती होती है, उसे कहते हैं अर्ध-बटैया, आधा-आधा बाँट लिया। जो इस प्रकार का कृषक होता है, जो ऐसी पट्टेदार भूमि पर खेती करता है, जो खर्चा स्वयं उठाता है, उसे कहते हैं अर्ध-आस्तिक या फिर अर्ध कृषक कहा जाता है। अब यहाँ पर आओ, श्रमिक दूसरा, ये पहला एरर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर आप लोग सेकंड कर लेना। ये जो दूसरा श्रमिक था, उसने बैल, बीज, कृषि उपकरण ये स्वयं तो लगा नहीं रहा था, राजा दे रहा था। तो ये उपज का 3/4 या 2/3, अलग-अलग पुस्तकों में जानकारी अलग-अलग मिलती है, ये राजकोष में जमा कराएगा। यानी 66% या 75% राजकोष में दे देगा। और इस प्रकार के जो कृषक होते हैं, वो कहलाते हैं स्ववीरी योजीवी। ठीक है? और आगे बढ़ो। अब निजी भूमि का देख लो मसला क्या है। जो निजी क्षेत्र है, ये भूमि है, ये इस किसान का ये निजी भूमि है। तो भूमि स्वामी को क्या कहा जाता है? वैसे स्वामी को कहा जाएगा क्षेत्रक या स्वाम्य। और निजी भूमि से प्राप्त आय भाग कहलाती है। यहाँ से जो प्राप्त आय होगी, ये कहलाएगी भाग। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको भारतीय स्रोतों के अनुसार बताया है। अब आओ लिए चलते हैं यूनानी स्रोत के पास। यूनानी स्रोत क्या कहते हैं? यूनानी स्रोत कहते हैं कि पूरी की पूरी भूमि, संपूर्ण भूमि का जो स्वामी होता है, वो राजा होता है। किसानों को एक टैक्स देना पड़ता है इस भूमि पर अगर उन्हें खेती करनी है। ये टैक्स कहलाता है मिस्थॉस। ये यूनानी स्रोत बता रहे हैं। और ये टैक्स कितना होता है? कर उपज का 25% होता था। बस इतनी सी बातें हैं, याद रखो। 3 बातें, सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको इतिहास में बताया है ना? सारी चीज़ें अलग-अलग करके। जैसे सिंचाई व्यवस्था मौर्य काल की कैसी थी? देखो, जो सिंचाई व्यवस्था देखने वाला अधिकारी होता था, उसे कहते थे एग्रोनोमोई। सबसे पहला पॉइंट तो यही आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र में जब आप जाओगे तो सिंचाई को सेतु कहा गया है, ठीक है? सिंचाई को सेतु। सिंचाई व्यवस्था 2 प्रकार की होती थी, अर्थशास्त्र कह रहा है। एक सहोदय सेतु, यानी सहोदय सिंचाई। सहोदय का मतलब क्या है? प्राकृतिक स्रोतों से सिंचाई, यानी तालाब है, पानी भरा है, यहाँ से पानी उठा के खेत में डाल दिया। कोई नदी निकल रही है, ये प्राकृतिक है। ये नदी है, नहर नहीं है, नदी है। पानी जा रहा है, यहाँ से पानी उठा के खेत में डाल दिया। तो प्राकृतिक स्रोतों से जो सिंचाई हो रही है, सहोदय सेतु कहा जा रहा है।
और अगर कृत्रिम उपाय करके मान लो तालाब बनाया है, नहर बनाई है और वहाँ से आप पानी ले रहे हो, वहाँ से कोई किसान पानी ले रहा है, तो उसे कहेंगे आहार योधक सेतु। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब एक बात समझो, अगर राजा ने ये तालाब बना दिया, ये पानी भरा है इसमें, यहाँ पर आपका खेत है ये किसान का, यहाँ से पानी उठा के आप इसमें ले जा रहे हो, ये बनाया है तालाब, ये कृत्रिम है, कृत्रिम। राजा ने बनवाया है, रुपए लगे हैं, तो अगर आप इसका पानी इस्तेमाल करोगे तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ठीक फिर कितना पैसा देना पड़ेगा? कृत्रिम सिंचाई प्रबंधन पर कृषकों से लिया जाने वाला कर कहलाता था उद्दक भाग। याद रखो, फिर से समझो, जो कृत्रिम सिंचाई प्रबंधन होते थे, जैसे ये कृत्रिम तालाब, इनसे अगर सिंचाई करनी है तो फिर टैक्स लगता था और ये टैक्स कहलाता था उद्दक भाग। ये कितना लिया जाता था? 1/5 से लेकर 1/3 भाग तक ये टैक्स लिया जाता था। ठीक, यहाँ तक बात समझ पाए? और आगे बढ़ो। मौर्यकालीन पशुपालन व्यवस्था देख लो। वन मंत्री को आठवीं कहा जाता था, चरागाह अध्यक्ष को विविधाध्यक्ष कहा जाता था, पशुधन अध्यक्ष को गो अध्यक्ष कहा जाता था। कुछ उद्योग धंधे हैं, जैसे राजा द्वारा नियंत्रित कुछ उद्योग मिलते हैं मौर्य काल में, जैसे खनन, ये राजा नियंत्रित करता था। शराब उद्योग, जहाजरानी, हथियार, नमक, ये सारे। कुछ अन्य प्रकार के उद्योग मिलते हैं, जैसे वस्त्र, सूती, ऊनी, रेशमी और प्राकृतिक वनस्पति से बने वस्त्र। और आगे बढ़ो। मौर्यकालीन व्यापार और वाणिज्य देख लो। गौर करना। एक शख्स का नाम याद रखोगे, चंदन दास, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने इस व्यक्ति को नगरों का प्रधान व्यापारी नियुक्त किया था। आपसे अगर पूछे कि चाणक्य के अनुसार नगरों का प्रधान व्यापारी कौन था, आप बताओगे चंदन दास। अच्छा, मौर्य काल में कुछ आयात किया जाता था, यानी कि कुछ मंगाया जाता था क्या? हाँ, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये चीन से मंगाए जाते थे। औषधियाँ, मसाले, स्वर्ण भूमि, दक्षिण पूर्व एशिया से मंगाए जाते थे। सोना, चांदी, तांबा, लोबान, घोड़े, ये पश्चिम से मंगाए जाते थे। क्या मौर्य काल में हम कुछ निर्यात भी करते थे? हाँ, वस्त्रों का निर्यात करते थे, केसर का निर्यात करते थे, कछुए की पीठ का निर्यात करते थे, हाथी दांत और इसके जो उत्पाद होते थे, उनकी निर्यात करते थे। साथ ही साथ 2 महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, याद रखो। सार्थवाह, व्यापारिक काफ़िले का प्रधान होता था ये, और संभूत समुत्थान या सांख्य व्यावहारिक, ये व्यापारिक संगठन था। ठीक है? और आगे बढ़ें? देखो, व्यापार तो हो रहा है, लेकिन व्यापार के लिए रास्ता भी तो चाहिए। तो रास्ता कौन से थे? कौन से रूट का हम इस्तेमाल करते थे चीज़ों को मँगाने और चीज़ों चीज़ों को भेजने में? तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है उत्तरापथ। ये उत्तरापथ क्या है? ये उत्तर-पश्चिम के पुष्कलावती से सिंधु गंगा मैदान से होता हुआ बंगाल की खाड़ी के ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक फैला था। याद रखो, पुष्कलावती से कहाँ तक? ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक। इसका निर्माण किसने कराया था? ऐसा माना जाता है। बिल्कुल ठोस सबूत नहीं है, लेकिन बहुत सारी पुस्तकों में ये जानकारी मिलती है कि संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया होगा। आज इसी को हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। यही है मौर्यकालीन उत्तरापथ, यही है आज का जीटी रोड। हालाँकि देश अलग-अलग हो गए हैं, बांग्लादेश अलग हो गया है, पाकिस्तान अलग हो गया है, तो हम पूरी तरह से जीटी रोड उत्तरापथ नहीं कह पाएँगे, लेकिन भारत में जितना हिस्सा है, वो जीटी रोड या उत्तरापथ वाला ही है। ठीक? इसके अलावा और भी कई सारे रास्ते थे, जहाँ से व्यापार होता था। पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ, दक्षिणापथ भी था, जो पाटलिपुत्र से गोदावरी के प्रतिष्ठान तक फैला हुआ था। भृगु से उज्जैन और मथुरा तक विस्तारित था, ये चौथा रास्ता था। तो यहाँ से व्यापार हुआ करता था। ठीक? और आगे बढ़ो। मौर्य साम्राज्य का बाजौर धार्मिक जीवन समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर्स, याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य का धार्मिक जीवन देखें। देखो, उस समय का जो जीवन था, वो वैदिक धर्म दर्शन पर आधारित था। लेकिन कहीं न कहीं भगवान बुद्ध का भी उस समय वर्चस्व रहा है। यानी कि अशोक का नाम आपने सुना था, मैंने पढ़ाया था अशोक के बारे में, सम्राट अशोक। तो वैदिक धर्म दर्शन के साथ-साथ अहिंसा आधारित जो नास्तिक धर्म दर्शन थे, जैसे बुद्ध, जैन, आजीवक, इन सब का उदय हो चुका था और समाज में इन सभी धर्मों को मानने वाले लोग भी थे। आप मौर्य में जाएँगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं जैन बन गया था, है ना? और अशोक, इन्होंने बुद्ध भगवान को
श्रेष्ठ माना था और इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। ठीक? तो कहीं न कहीं हमें यहाँ पर अलग-अलग राजाओं के दर्शन मिलते हैं जो अलग-अलग धर्मों को प्रश्रय दे रहे हैं। चलो भाई, तो मौर्य साम्राज्य का धार्मिक जीवन कैसा था? वैदिक धर्म दर्शन के साथ-साथ यहाँ अहिंसा आधारित नास्तिक धर्म का उदय हुआ था। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णु नीति का उदय भी देखने को मिलता है। शासक वर्ग ने किसी न किसी विशेष धर्म का संरक्षण भी किया है। वैसे अगर हम बात चंद्रगुप्त की करें, तो चंद्रगुप्त ने जैनियों का संरक्षण ज़्यादा किया था। वहीं अगर आप अशोक की बात करोगे, तो अशोक ने बुद्धिज़्म का ज़्यादा संरक्षण किया था, है ना? बिंदुसार की बात करोगे तो इसने किसी और का संरक्षण ज़्यादा किया था। कुल मिला के ये लबो-लबाब है धार्मिक जीवन का। अलग-अलग राजा अलग-अलग धर्म को प्रश्रय दे रहा है। अब आ जाओ अशोक के धम्म की बात कर लें थोड़ी-सी। अशोक का धम्म, संस्कृत भाषा में धर्म कहेंगे और पाली भाषा में यही धम्म हो जाएगा। ठीक? तो धम्म और कुछ नहीं है, बस धर्म ही है लेकिन वो पाली भाषा में है। उसका उद्देश्य क्या था? जनता के नैतिक चरित्र का उत्थान करना, यही है धम्म। और आपने त्रिपिटक का नाम सुना होगा। सुत्त पिटक में 5 खंड हैं। इन 5 खंडों में से एक है दीघ निकाय और इसका एक अध्याय है, अध्याय का नाम है राहुलोवाद सुत्त या सिगालवाद सुत्त। यहीं से अशोक के धम्म के सैद्धांतिक स्वरूप की हमें व्याख्या मिलती है। कुल मिला के अशोक ने धम्म के सैद्धांतिक स्वरूप को कहते हैं यहीं से ग्रहण किया है। इसके अलावा अशोक के धम्म की परिभाषा देख लो, क्या है धम्म? तो यहाँ पर आओ, दूसरा और 7वां स्तंभ लेख, यहाँ पर परिभाषा दी गई है। इसमें लिखा गया है कि धम्म साधुता है, कल्याणकारी कार्य है, पाप रहित होना ही धम्म है, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता ही धम्म है, दयादान, शुचिता का व्यवहार करना धम्म व्यवहार है। ठीक है? अशोक के अनुसार या अशोक के धम्म के अनुसार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आओ ज़रा समझते हैं। अगर आप ये सब करते हैं, तो यकीन जानिए आप सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चल रहे हैं या उनके दम्भ का अनुसरण कर रहे हैं। क्या आप प्राणियों का वध नहीं करते हैं? पूछो अपने आप से। अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अहिंसा को फ़ॉलो करिए। माता-पिता बड़ों की आज्ञा मानते हैं, ये अशोक के धम्म में कहा गया है। यानी अशोक के धम्म के अनुसार क्या करना चाहिए, वो ये बातें हैं। प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए, माता-पिता बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, गुरुजनों के प्रति आदर सत्कार भाव रखना चाहिए, वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा दास के प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए। अब अशोक के धम्म के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? आसीनों, पाप कर्म जैसे चंडता, विचंडता, क्रोध करना बहुत बुरी बात है। मान, ईर्ष्या उनको सबको ना करें। 8 सद्गुणों का अभ्यास, 5 दुष्ट आचरणों के निषेध से जुड़े उपदेश धम्म पालन के लिए आवश्यक हैं। याद रखो 8 सद्गुण का अभ्यास करें, 5 दुष्ट आचरण का निषेध करें। ये जो 5 दुष्ट आचरण हैं, इनका निषेध कर दें और यही है धम्म का पालन। ठीक? क्लियर हो गई बात? और आगे बढ़ो। अशोक ने धर्म यात्राएँ की हैं। अशोक ने विहार यात्राओं के स्थान पर याद रखो धर्म यात्राएँ प्रारंभ की। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अशोक ने विहार यात्रा के स्थान पर कौन-सी यात्राएँ शुरू करी? धर्म। तो धम्म यात्रा का मार्ग क्या रहा अशोक का? ये मार्ग आपसे पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखोगे। सबसे पहले बोध गया, फिर कुशीनगर गए, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, इसके बाद श्रावस्ती। कहते हैं कि अशोक ने 256 रातें धर्म यात्रा के संदर्भ में ही व्यतीत की थीं। क्लियर हो गई बात? तो ये है अशोक की धर्म यात्रा। और आगे बढ़ो। अशोक ने अपने समय में कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए थे। तो कौन-कौन से प्रशासनिक सुधार किए? देखो ज़रा। अशोक का जो संपूर्ण शासन तंत्र है, वो पूरी तरह से लोक कल्याण पर आधारित था। एक-एक छोटी-छोटी शब्दों को पकड़ के चलना। लोक कल्याण यानी कि लोगों के कल्याण के लिए अशोक ने बहुत काम किए थे। जैसे महामात्यों की नियुक्ति करना, 5वें वृहत शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। महत्वपूर्ण है, याद रखो। इसके अलावा प्रादेशिक, राजुक, युद्ध को 5 वर्ष में राजकीय यात्रा का निर्देश देना।
इसी को कहा जाता है अनुसंयान। आपसे पूछे अनुसंयान क्या है? तो प्रादेशिक राजुक युद्ध को 5 वर्ष में राजकीय यात्रा के लिए निर्देश दिया या निर्देश देना। और ये वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन मिलता है तीसरे बड़े अभिलेख में। अच्छा, इसके अलावा और कैसी व्यवस्था थी? प्रजा के कल्याण को अशोक प्राथमिकता देता था। हालाँकि कलिंग के युद्ध को अगर आप हटा दें, यहाँ तो बहुत सारा खून-खराबा हुआ था, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद इसका हृदय भी परिवर्तित हो गया था। तो अगर आप इसे हटा दें, इसके बाद कहीं न कहीं अशोक अ, अहिंसा की तरफ मुड़ गया था। लेकिन कई बार अशोक ने ये भी कहा है कि मैंने तलवार रखी है, मैंने तलवार चलाना भूला नहीं हूँ। अपने दुश्मन क्षेत्रों को ये संदेश भेजा करता था। कुल मिला के कहता था कि अभी मैंने तलवार रखी है, तो ज़्यादा बदतमीज़ी मत करो, मैं तलवार फिर उठा सकता हूँ। खैर, प्रजा कल्याण को प्राथमिकता देता था, पदाधिकारियों के लिए आचार संहिता लागू करता था। अशोक के अभिलेखों की भाषा, ये प्राकृत है। 1 नंबर का सवाल बन सकता है। इसकी लिपि ब्राह्मी है। ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अशोक ने यूनान, मिस्र, सीरिया में धम्म प्रचारक अपने भेजे थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? 13वें बड़े शिलालेख में। वहीं वृहद शिलालेख 13 में से 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं। वह शिलालेख नंबर कौन-सा है? 13। इसमें हमें 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं। यहाँ पर अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। ये कौन है? अंतियोकस है, तुर्मय है, आंतेकिन है, मग है और अलेक्सुंदर है। इसको ऐसे भी कह सकते हो आंटियोक यानी एंटियोकस, तुर्मय यानी टॉलमी, आंतेकिन इसको बोल सकते हो आप एंटिगोनस और मग यानी कि मैगस और अलेक्सुंदर यानी कि अलेक्जेंडर। ठीक। अब आ जाओ चाणक्य से संबंधित कुछ बातें देख लें। कौटिल्य, चाणक्य इनका जन्म तक्षशिला में बताया जाता है। तक्षशिला के निकट एक कोल्य जनपद है। वहाँ एक ग्राम था चण। यहीं पर इनके पिता का जन्म हुआ था, जिन्हें चणक कहा जाता था। चूंकि ये चाणक्य के पुत्र थे, इस वजह से इन्हें चाणक्य कहा गया। और चाणक्य इनका जो गोत्र था, ये कुटल गोत्र था। इस वजह से ये कौटिल्य कहलाए। साथ ही साथ इनका एक व्यक्तिगत अलग से नाम था, विष्णुगुप्त। माता यशोमती भी कुछ स्रोतों में मिलता है और कुछ स्रोतों में एक अलग से नाम मिलता है चनेश्वरी। कुछ स्रोतों में जनेश्वरी भी मिलता है या चणेश्वरी भी मिलता है और कुछ स्रोतों में यशोमती मिलता है। ठीक, उनकी माता का नाम। तो ये काफ़ी प्राचीन जानकारियाँ हैं, अलग-अलग मतभेद हैं इनमें, लोगों में। तो खैर, भारत की इनको मैकियावेली भी कहा जाता है। अच्छा, अगर हम चाणक्य के बारे में और थोड़ा डिटेल में आपको बताएँ, तो इनके कुछ और नाम हैं, जैसे इन्हें द्रामिल कहा जाता है। जैसे इन्हें गौर करना, इन्हें जस्ट वेट द्विजर्षभ ऐसे कैसे लिखेंगे? द्विजर्षभ, इन्हें द्विजर्षभ कहा जाता है। याद रखें, ये पुराणों में अगर आपसे पूछे चाणक्य को पुराणों में क्या कहा गया है? पुराणों में कहा गया है द्विजर्षभ, ठीक है? इसके अलावा आचार्य चाणक्य को कहा जाता था वर्णाश्रम वर्णाश्रम धर्म का महान पोषक। आपसे पूछे वर्णाश्रम धर्म का महान पोषक किसे कहते हैं? यही है चाणक्य। इसके अलावा ये तक्षशिला के आचार्य थे, तक्षशिला के आचार्य हुआ करते थे, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी थे। खैर, अब आगे बढ़ो ज़रा और आगे दिया है मौर्यकालीन स्थापत्य कला। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला, ये सारी बातें हैं, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। सवाल यहाँ से बड़े शानदार पूछे जा सकते हैं आपसे कि अशोक का स्तंभ और ईरानी स्तंभ, इनमें क्या समानताएँ हैं, क्या भिन्नताएँ हैं? जैसे यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से मैंने बताया है। ये है ईरानी स्तंभ और ये है अशोक का स्तंभ। अब इसमें ज़रा फिगर देखो, फिगर से ही आपको समझ में आ रहा होगा। जो ईरानी स्तंभ है, उसके ऊपर मानव की आकृति है और जो अशोक स्तंभ है, उसके ऊपर पशु की आकृति है। ईरानी स्तंभ और अशोक स्तंभ में एक अंतर ये है कि ईरानी स्तंभ जितना चौड़ा ऊपर से नीचे है, अशोक का स्तंभ ऊपर पतला है और नीचे चौड़ा है। ईरानी स्तंभ में बीच में गड़रियाँ पड़ी हैं, ठीक? इस प्रकार से खुदखुदरा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सपाट है। ईरानी स्तंभ में बीच में कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये लेख है।
ईरानी स्तंभ में ये नीचे भी एक स्तंभ बना है और उसी स्तंभ पर ये स्तंभ खड़ा किया गया है, लेकिन अशोक का स्तंभ सीधे ज़मीन से खड़ा होता है, ठीक? ऐसे। तो ये अशोक के स्तंभ, ये एकाश्म पत्थर से बना है, एक ही पत्थर से बना है, लेकिन ईरानी ये कई टुकड़ों को जोड़ के बनाया गया है। तो अशोक का एकाश्म पत्थर से बना है, ईरानी स्तंभ ये कई टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। इसके अलावा ये जो अशोक का स्तंभ है, यहाँ पर चौकी है नहीं, अर्थात बिना चौकी या आधार का है, लेकिन ईरानी यहाँ स्तंभ में चौकी है। अशोक के स्तंभ में शीर्ष पर कमल और पशु है, ये कमल है, ये पशु है, लेकिन ईरानी में शीर्ष पर मानव आकृति है। अशोक का सपाट है और चिकना है, बिल्कुल सपाट है और चिकना है, लेकिन ईरानी स्तंभ में गड़ारी है, ये गड़ारी बनी है, ठीक है? नीचे से ऊपर की ओर अशोक का स्तंभ पतला होता जाता है, जैसे यहाँ पर देखो, इस प्रकार से, ऐसे, ऐसे पतला होता जाता है, लेकिन ये ऊपर से नीचे तक समान चौड़ाई का है। ऐसे आप पढ़ो, चीज़ें बहुत आराम से आप लोग एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन्स आएँगे, चाहे पॉलिटी के आएँ, चाहे हिस्ट्री के आएँ, चाहे जियोग्राफी के आएँ, साइंस के आएँ, एनवायरनमेंट के आएँ, सब कुछ कंप्लीट कवर ले कर ले जाओगे, ठीक है? तो ख़ैर, आज यहीं तक रखते हैं, इसी के आगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे और अगर आपको लेखपाल बैच को जॉइन करना हो, तो आप एप्लीकेशन में आ जाइए, बैच चल रहा है, तो आप वहाँ पर उस बैच से एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? धन्यवाद।